हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप रात 9 बजे का लोकप्रिय टीवी शो जनहित देखना शुरू कर चुके हैं। अपने रिमोट को आप साइड में रखें, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें ऐसी खबर है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आज सुबह से देश में वक्फ बिल की चर्चा है। असल चर्चा संसद में हो रही है, लेकिन चर्चा सड़क पर भी है। लोकसभा में इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले बीते 9 घंटों की चर्चा की एक रील से कर लेते हैं। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है। इन्होंने ऐसे संशोधन लाए हैं जिससे बिल से इस देश में और यहाँ पे समस्या बढ़ेगी। अगर वक्त देने वाले की प्रॉपर्टी लूटी जा रही है तो क्या खामोशी चलेगी सर? वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। ये जो बिल लाया है, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। अब आपने रास्ता खोल दिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमों के लिए। जबरदस्त चर्चा सुबह 12 बजे से ही लगातार हो रही है और जनहित में आज खबरों की शुरुआत आज की इसी सबसे बड़ी खबर, सबसे सनसनीखेज खबर से करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि आपकी, हमारी और इस देश की संसद बच गई है। सरकार ने दावा किया है कि आपकी संसद अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी संसद पर अब कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। कोई दावा नहीं कर सकेगा कि यह देश की नहीं बल्कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आपके सांसदों को चुनकर यहां आने, बैठने और देश का काम करने से कोई भी अनंत काल तक नहीं रोक सकेगा। उन्हें यहां से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। कोई भी ताकत आपके प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों को नोटिस नहीं दे सकती कि संसद को 1 महीने में खाली करो, अपने टेबल कुर्सी कहीं और जमाओ, क्योंकि आज संसदीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन है। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा से पास होने के बिल्कुल करीब आ चुका है। चर्चा इस समय भी लगातार लोकसभा में जारी है। पहले चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय था, अब इसे रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हम आगे बढ़े उसके पहले वक्फ बिल पर सरकार का तूफानी अंदाज देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो आक्रमण देखें जिन्होंने आज जमकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष पर किया है। 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक
किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। मान्यवर मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ही अंदाज में बता दिया है कि संसद से पास कानून को सभी को मानना ही पड़ेगा। वैसे कानूनी भाषा थोड़ी कठिन होती है। टीवी का आम दर्शक अधिनियम, धाराओं, उपधाराओं की भाषा मुश्किल से ही समझ पाता है।
इसीलिए अगले 1 घंटे हम आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे कि इस नए वक्फ बिल में क्या है खास और इसके जरिए देश ने अपनी संसद समेत कितनी प्रॉपर्टी सेव कर ली है। यह भी बताएंगे कि संसद कब, कैसे और किन लोगों के कर कमलों से वक्फ के कब्जे में जा रही थी। सबसे पहले 4 सवालों का वो मेन्यू देखिए जो इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के दिमाग में तैर रहे थे, जिन्हें लेकर अंदेशा पैदा किया जा रहा था। नंबर 1, क्या वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? नंबर 2, क्या वक्फ बिल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है? नंबर 3, क्या वक्फ बिल में सरकार की 100% मनमानी है? नंबर 4, क्या नए वक्फ बिल की वाकई देश को जरूरत थी? तो बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जनहित में हमारा 1 घंटे का वक्फ विशेष सत्र आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाला है, वक्फ पर फुल अपडेट देगा। और आइए अब दिखा देते हैं कि सरकार ने इस नए वक्फ बिल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ के कब्जे में चले जाने से बचाने का दावा किया है। इस देश की सबसे बड़ी और सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है देश की संसद, वही संसद जिसमें बैठकर आज वक्फ बिल पर यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देश की नई और पुरानी संसद पर कभी कोई वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। संसद कैसे वक्फ के कब्जे में जा सकती थी, अभी इसका चिट्ठा खोलेंगे। लेकिन इसके पहले दूसरी प्राइम प्रॉपर्टी भी देख लें आप, दिल्ली का एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाएं, वक्फ बोर्ड उनका टेक ऑफ नहीं रोक सकेगा। ट्रंप, पुतिन, मैक्रो, ये सब लोग जब भी दिल्ली आएंगे तो यह नहीं हो सकता कि वक्फ बोर्ड अपना एयरपोर्ट बताकर उनकी लैंडिंग रोक दे। तीसरी प्राइम प्रॉपर्टी, दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक। कनॉट प्लेस की जमीन का भी एक पट्टा वक्फ बोर्ड के नाम हो गया था, लेकिन अब इसे भी कोई खाली नहीं करा सकता। यहां की दुकानों को, यहां की रौनक को अब कोई भी वक्फ बोर्ड मिटा नहीं सकता। चौथी प्रॉपर्टी, दिल्ली का इरविन अस्पताल जो अब एलएनजेपी नाम से जाना जाता है। देश भर से लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं, हजारों मरीज एक टाइम में भर्ती रहते हैं। वक्फ बोर्ड अब इनसे भी नहीं कह सकता कि इस जगह को खाली कर दें। और पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, यह भी देश की प्रॉपर्टी है, दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। देश का मशहूर कॉलेज है, यहां से पढ़कर निकलने वाले डॉक्टरों की एक रेपुटेशन है। 4 बड़े अस्पताल इससे अटैच हैं, इसके अंदर मस्जिद भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड अब इस पर भी अपना दावा नहीं कर सकता। और यह तो सिर्फ उन 123 प्रॉपर्टी की लिस्ट में से 5 सैंपल हैं जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का वर्षों से दावा था। इनमें उद्योग भवन की भी जमीन है, इनमें दिल्ली के जनपथ की भी जमीन है, लुटियन जोन की कई जमीनें इस रेंज में हैं, जहां सरकार के कई बड़े बड़े दफ्तर हैं और मंत्रियों के बड़े बड़े बंगले भी। देश भर में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उनके पास इस तरह की 8,72,000 प्रॉपर्टी हैं। यहां फिर बता दें कि दुनिया में किसी भी ट्रस्ट के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी भारत में इन वक्फ बोर्ड के पास है। 3,804 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। लौटकर देश की अब सबसे प्राइम प्रॉपर्टी यानी कि देश की संसद की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि उम्मीदों का एक्ट पेश करते हुए सरकार ने आज क्यों कहा कि वो देश के संसद भवन की भी रक्षा कर रही है। लोकसभा में नया वक्फ बिल पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि 2014 में चुनावी घोषणा के दिन चंद घंटे पहले कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के आगे सरेंडर कर दिया था। दिल्ली की ऐसी 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ दी गई थी, जिन पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बड़े बड़े दफ्तर चल रहे थे। आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। और अब आपको उन दस्तावेजों में लेकर चलते हैं जो बहुत हद तक आरोप की पुष्टि करते हैं कि कैसे सब कुछ दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ दिया गया था। दिल्ली की 123 संपत्तियों का विवाद अंग्रेजों के जमाने का 1911 से 1915 के बीच का है। 1970 से 1977 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था।
वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत में कई सिविल मुकदमे दर्ज किए गए। 27 मार्च 1984 को सरकार ने 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 123 संपत्ति सरकार के पास रहे, सरकार ही इनकी देखरेख करे। 5 मार्च 2014 को केंद्र ने 123 संपत्तियों को दूसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ी थी। 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से चंद घंटे पहले जब यूपीए की सरकार थी, यह फैसला लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर दखल दिया, कहा 123 प्रॉपर्टी केंद्र सरकार ही रखे, यथास्थिति बनी रहे। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बन गई। इसी के साथ यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी की सरकार होने से वक्फ बोर्ड ने भी मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। 123 प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए नहीं आया। दिसंबर 2023 में वक्फ के दावे वाली 123 संपत्तियों का मामला राज्यसभा में उठा। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से जवाब दिया गया। 2021 में दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी के मामले में केंद्र ने 2 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी थी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ना कमेटी में हाजिर हुआ, न 123 संपत्ति पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराई। आज इसी को लेकर सरकार की ओर से वक्फ बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर जवाबी हमला किया गया। किरण रिजिजू के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाए, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोटों के लिए 2014 में चुनावी अधिसूचना से ठीक पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के आगे सरेंडर कर दी थी। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये धन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। गृह मंत्री को आपने सुन लिया। सीधे लोकसभा का रुख करेंगे, जहां पर हंगामा हो रहा है और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय बोल रहे हैं। आप शाहनवाज को बचा पाए? आप किसी एक मुसलमान को आप टिकट देते हैं बिहार में? आप बताइए ना। माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट आप समाप्त कर दीजिए। 30 सेकंड में समाप्त कीजिए। सर इधर 30 सेकंड में समाप्त कर दीजिए। सर मैं 2 मिनट मैं आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी। एक उम्मीद थी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? मैं मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ? सर काला धन का क्या हुआ? जाली नोट का? सर आपने क्यों लाया नोटबंदी? सर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमको 2 मिनट समय दीजिए। नोटबंदी इसलिए लाए, आपको लग रहा था कि मुसलमान पैसा जमा नहीं करता है और ये सूद नहीं खाता है, इसलिए नोटबंदी लाओ और मुसलमान का पैसा बेहूदगी की बात की है। मैं चाहता हूं इनकी निंदा की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने कहा है सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, ने जमीन लिया, उन्होंने श्याम कुमार बर्वे प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज हंगामे के बीच चर्चा लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। अगले 45 मिनट लोकसभा में अब काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। दोबारा भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि सरकार का मानना है कि पुराना वक्फ कानून किसी दीमक की तरह जमीनें खा रहा था। हौसले यहां तक पहुंच गए थे कि वो संसद जैसे देश की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड की अपनी संपत्ति बताने लगे थे। एक तरह से जमीनों पर मजहबी विस्तारवाद आकार ले रहा था। अब जरा देश के नए संसद भवन को देखिए, जिसके उद्घाटन को 22 महीने ही हुए हैं। आज इसी संसद में नए वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भारी सियासत भी आपको याद होगी। यह कहकर इसका विरोध किया गया था कि इसकी जरूरत ही क्या थी।
और अक्टूबर 2024 में जब वक्फ बिल पर सियासत गर्म हुई थी तो पूरे देश को वो बयान याद है जब AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने इस नए संसद भवन को भी वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया था। ये दावा किया था कि सरकार ने वक्फ की जमीन हड़प कर उस पर नया संसद भवन खड़ा कर दिया है। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अजमल के बयान में वही ट्रेंड दिखा था जो वक्फ के पुराने कानून में था कि किसी भी जमीन पर दावा कर दो, खुद को कुछ भी साबित नहीं करना है, जिस पर दावा किया है वही साबित करे कि जमीन उसकी है या फिर नहीं है। हमने आपको शुरू में ही कहा कि वक्फ बिल को लेकर जो 4 सवाल, 4 आरोप, 4 आशंकाएं हैं, हम उसका जवाब आपको देने वाले हैं। तो जवाब संसद की चर्चा में ही है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार का नया बिल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है। आरोप के जवाब में सरकार ने भी इतिहास और कानून के पन्ने पलटकर पढ़ दिए हैं। दिखाते हैं आपको। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक बनी है, तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। सरकार पर विपक्ष का दूसरा बड़ा आरोप है कि उसका नया वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। उसकी मस्जिदें, उनके दरगाहें हड़पने की यह बड़ी साजिश है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि विपक्ष पहले भी मुसलमानों को वक्फ बिल पर गुमराह कर रहा था और सदन के अंदर भी यही काम किया जा रहा है। सुनिए कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशंस है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया। हमने यहाँ इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी के बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी के बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे मुसलमान के अलावा कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना
सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे। क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं। वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम आरोप आपने सुन लिए। महत्वपूर्ण वो बयान हम आपके लिए लेकर आए थे जिन पर आज दिन भर चर्चा हुई है। वैसे वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीनें हैं, ये बात आपको पता ही है। लेकिन इतनी संपत्ति के बावजूद वक्फ की कमाई ना के बराबर है। वजह बताई जाती रही है कि वक्फ बोर्ड में बरसों से जारी भ्रष्टाचार, मनमानी और संपत्तियों पर कब्जा। मुस्लिम नेताओं पर खुद वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगते रहते हैं। इन चेहरों को देखिए। जेल में बंद पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान, और पूर्व एसपी सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुसलमानों के नुमाइंदों के तौर पर पहचाने जाने वाले इन तीनों नेताओं पर वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, वक्फ बोर्ड के कामकाज में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लग चुके हैं। आजम खान पर यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए रामपुर में वक्फ संपत्तियां हड़पने और करीबियों को सौंपने के आरोप लग चुके हैं। रामपुर के यतीम खाने पर अवैध कब्जे समेत ऐसे कई मामलों में आजम खान आरोपी हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे, जेल भी जा चुके हैं। अमानतुल्लाह खान जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन पर वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर देने और वक्फ फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे। पूर्व एसपी सांसद और माफिया अतीक अहमद पर तो वक्फ की जमीनों पर जबरन कब्जा करने के 1-2 नहीं बल्कि कई मामले हैं। यूपी के प्रयागराज में अतीक और उसके गिरोह ने वक्फ की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर अपना निशाना बनाया था। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद ऐसे ही मामलों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया, तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी आरोप लगा दिया कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वाले ही कानून में संशोधन से सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार में सर, ये लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। इनके उस समय के मंत्री ने सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए वहां पे बैठ के आप लोग। सर यही नहीं, काले कारनामे इनके और भी हैं सर। मैं सर ये सारा आपकी इजाजत से सर, ये मुस्लिम विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पसमंदा विरोधी भी है, अहमदिया विरोधी भी है और ये विरोधी भी है। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है, जिनका इस पर वक्त पर
कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। वैसे तो विपक्ष को शुरू से ही मोदी सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक रास नहीं आ रहा था, लेकिन वक्फ बिल की मुखालफत करने वालों का बड़ा विरोध इस बात को लेकर भी रहा है कि जब वक्फ का मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है तो वक्फ की देखरेख और निगरानी करने वाली संस्था यानी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरों का क्या काम है। वक्फ का मुद्दा मजहबी है, वो भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ। इसलिए वक्फ बिल जब से अस्तित्व में आया तब से पूरा विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का क्या मतलब है। मुझे रखवाई है ना जी, मुझे भी रखवा दीजिए अयोध्या वाले बोर्ड में, मैं भी राम भक्त हूँ। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से साफ कर दिया गया कि ना तो वक्फ बोर्ड कोई मजहबी संस्था है और न ही सरकार की मजहबी मामलों में दखल देने की कोई मंशा है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को यह अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे। हालांकि इन दलीलों के बावजूद वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विपक्ष की नाराजगी जारी है, जबकि किरण रिजिजू ने बिल पेश करते वक्त ही लोकसभा में सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की जरूरत पड़ी क्यों और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तस्वीर कैसी होगी। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिक्स भी रहेंगे। सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड ये, और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। वक्फ बोर्ड में संशोधन होने से सिर्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल ही नहीं बल्कि राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि बदलाव के बाद बरसों से वक्फ बोर्डों में फैला भ्रष्टाचार खत्म होगा। इससे वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में पारदर्शिता आएगी। वक्फ की गई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट होगा। औकाफ लिस्ट 90 दिन में पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। प्रॉपर्टी वक्फ की या नहीं राज्य के अधिकारी तय करेंगे। वक्फ ऑडिट में केंद्र अपने अधिकारी भी शामिल कर पाएगा। मुतवल्लियों को 6 महीने में संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा विवाद होने पर 90 दिनों में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में विवाद निपटारे में तेजी लाई जाएगी। एक तरफ जहां वक्फ पर विपक्ष का विरोध बरकरार है, वहीं मुस्लिम समाज के अंदर से ही कानून में बदलाव का स्वागत किया जा रहा है। वक्फ बिल पर आज जब लोकसभा में चर्चा हो रही है
तब आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक पुराना बयान जबरदस्त तरीके से वायरल है। लालू यादव की तबीयत आज ठीक नहीं है। उन्हें डॉक्टरों ने पटना से दिल्ली रेफर किया है, लेकिन एयरपोर्ट जाने के दौरान तबीयत उनकी ज़्यादा खराब हो गई, लिहाजा उन्हें दिल्ली लाने की जगह पटना में ही चेकअप के लिए भर्ती कराया गया है। अब उन्हें बाद में दिल्ली लाया जाएगा। उम्मीद यही कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन आपको बताते चले कि वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान शाम 4 बजे जब जेडीयू के ललन सिंह बोल रहे थे, तब उन्होंने लालू यादव के वायरल बयान का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने भी संसद में लालू के बयान को उछाला और आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी लालू प्रसाद यादव के पुराने बयान का जिक्र किया है। लेकिन नेताओं ने कैसे लालू प्रसाद के बयान के जरिए संसद में आज लालू यादव छाए रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अभी सेकुलरिज्म के इनके सहयोगी हैं, जिनके आजकल वेणुगोपाल जी जिस पार्टी जो है जिसकी पिछलग्गू बनी हुई है, आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। सर, लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया, सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? वक्फ पर आज आरजेडी का स्टैंड सरकार के खिलाफ है, लेकिन लालू यादव के जिस बयान की गूंज संसद में आज सुनाई दी है, उस बयान में आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को आईना दिखा रहा है। अब वो देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। लालू यादव के इस बयान का हवाला देते हुए आज गृह मंत्री ने कहा कि जो काम यूपीए की सरकार नहीं कर पाई, लालू यादव की उस मंशा को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 7 मई 2010 को लालू यादव ने संसद में यह बयान दिया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, लालू यादव यूपीए के साथ थे। बावजूद इसके उन्होंने वक्फ की हड़प नीति की जबरदस्त तरीके से निंदा की थी। भरी संसद में वक्फ को लेकर कड़े कानून की वकालत की थी। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी जब विपक्ष में है तो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और एनडीए के नेता सुबह से ही लालू यादव के बयान को पोस्ट कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लालू यादव के बयान का सदन में जिक्र किया। पूरा बयान उन्होंने सुनाया। लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था। वैसे वक्फ संशोधन बिल का जो सामाजिक पहलू है उसके बारे में आपने विस्तार से जान लिया है। सरकार और विपक्ष का पूरा पक्ष भी आपने देख लिया। अब सवाल यह है कि इस वक्त संशोधन बिल का सियासी पहलू क्या है? इस बिल के पास होने से भारतीय राजनीति पर क्या असर होगा? क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा या विपक्ष खेमे में गोलबंदी हो जाएगी? सियासी पहलू की इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी को दो सिरों से पकड़ना होगा। एक सिरा यह कहता है कि मुस्लिमों की नाराजगी बढ़ेगी तो सरकार के खिलाफ उनकी गोलबंदी विपक्षी खेमे में होगी।
इसके उलट हिंदू वोटों का भी बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण होगा। दूसरा सिरा यह कहता है कि देश का जो पिछड़ा मुस्लिम तबका है उसको बीजेपी अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रही है। आगे कोशिशें और तेज होंगी, यानी बीजेपी वक्फ बिल के जरिए अपने विस्तार पर काम कर सकती है। बिल पेश करते वक्त केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने मुसलमानों की गरीबी और बदहाली का जिक्र करके इसके संकेत भी दे दिए हैं। 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक, बताइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पसमानदा, जिसका मतलब मुसलमानों की पिछड़ी जातियों से है। मुस्लिमों की कुल आबादी में इस तबके की आबादी 80% है। बावजूद इसके सामाजिक और राजनीतिक रूप से पसमानदा मुसलमान काफी पिछड़े हुए हैं। न तो इनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक भागीदारी है और न ही सामाजिक और आर्थिक रूप से ये मजबूत हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो पसमानदा मुस्लिम वोटरों पर काम किया, इनके लिए योजनाएं चलाई, इनके नेतृत्व को उभारने की कोशिश की। नीतीश कुमार की पसमानदा नीति का नतीजा ये हुआ कि उस दौर में मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा लालू यादव से दूर होकर नीतीश कुमार के पास चला गया। मतलब पसमानदा को लेकर बीजेपी के पास बिहार बतौर केस स्टडी मौजूद है। अगर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को यह समझाने में कामयाब होती है कि उनकी नीतियां पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उनकी भलाई के लिए हैं, तो फिर देश के सियासी समीकरण में नया मोड़ आ सकता है। वैसे ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं। देश के 18 राज्यों में पसमानदा मुसलमानों की मौजूदगी है। देश भर में करीब 100 लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव है। मुस्लिमों में आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय का यह समूह है। सब्जी, सलून, दर्जी, रोजाना की मजदूरी इनका मुख्य पेशा है। अगले साल बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां बीजेपी पसमानदा मुसलमानों में अगर सेंध लगा लेती है तो फिर ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सदन में आज साफ साफ कहा है कि आगे आने वाले दिनों में देश का पसमानदा मोदी जी के साथ होगा। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा, नैरेटिव सेट करते रहिए। ललन सिंह जेडीयू से हैं, बिहार से आते हैं। इसी साल वहां पर होना है चुनाव और अगले साल होना है पश्चिम बंगाल में चुनाव। वैसे आपको ये भी बताते चले, जुलाई 2022 में पीएम मोदी ने हैदराबाद की बीजेपी कार्यकारिणी में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि समाज के सबसे पिछड़े तबके तक अपनी पहुंच बनाएं। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर पसमानदा वोटरों तक भी हमें अपनी पहुंच बनानी चाहिए। एनडीए के पक्ष में पसमानदा मुस्लिमों की गोलबंदी की सबसे सक्सेस स्टोरी बिहार में 2010 की है। उसके बाद 2022 में आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में जब बीजेपी जीती, उस वक्त भी ये बात सामने आई कि पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। अभी गुजरात में नगरपालिका के चुनाव हुए, उसमें भी 82 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से जीते हैं। शायद इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर अभी ईद के मौके पर देश भर में सौगाते मोदी किट भी बांटी गई है। मस्जिदों के सहयोग से 32 लाख लोगों तक मोदी की ईदी भेजी गई। चाहे मोदी मित्र बनाने की मुहिम हो या फिर मुस्लिमों के इलाके में स्नेह यात्रा चलाकर उन्हें साधने की कोशिश। बेहतर फीडबैक के बाद पिछले कुछ दिनों में इन कार्यक्रमों में और ज्यादा तेजी आई है। आज वक्फ बिल पेश होने के बाद देश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों ने बिल के समर्थन में भी जुलूस निकाले। रायपुर में तो नारे लगे हैं, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है।
स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई। कहीं मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए, कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं ढोल नगाड़ों की धुन पर मुस्लिम समाज के लोग नाचते गाते भी नजर आए। कुछ मुस्लिम संगठन और नेता भले ही बिल का विरोध कर रहे हों, लेकिन देश में मुस्लिमों का एक तबका ऐसा भी है जो कैमरे के सामने आकर वक्फ बिल की तारीफ कर रहा है, जश्न मना रहा है। ये तस्वीरें विपक्षी नेताओं को देखने की जरूरत है। वक्फ बिल पर चर्चा शुरू तो सुबह से ही हुई। एक सवाल था कि विपक्ष पूरी चर्चा में हिस्सा लेगा या फिर वॉकआउट कर जाएगा। भाषणों के दौरान छिटपुट हंगामा तो जरूर हुआ, लेकिन हमेशा जैसा भारी डिस्टर्बेंस आज नहीं दिखा। वक्त पर चर्चा के दौरान संसद में शेरो शायरी भी हुई और हंसी मजाक के मौके भी आए। नहले पर दहला मारने वाला अंदाज दिखा, ज्यादा तलखियां भी नजर नहीं आई। किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है। किसी की बात कोई। संसद में वक्फ पर आज शायरियों से भी वार पलटवार हुए। किरण रिजिजू ने अपने भाषण के शुरुआती 5 मिनट में ही एक शायरी पढ़ी। भाषण का अंत भी शायरी से ही किया। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। मंत्री की शायरी के जवाब में एक शायरी विपक्ष की ओर से भी आई। दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नष्ट करो हो या करामात करो। कुछ माननीय सदस्य आज बोलते बोलते विषय से भटक रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो और गंभीरता के बीच में शेरो शायरी या हल्के फुल्के अंदाज में नेता अपनी बात कहें। लेकिन वॉकआउट जब हो जाता है तो चर्चा अधूरी रह जाती है। इसीलिए कम से कम आज का दिन इस मायने में काफी ज्यादा बेहतर रहा। बड़े कवरेज इस खबर को लेकर लगातार जारी है। संसद में अभी भी चर्चा चल रही है। आजकल संविधान की चर्चा होती है तो विपक्ष अक्सर उस लाल कॉपी को कैमरे के सामने लेकर आ जाता है। आज संसद में भी यही देखने को मिला। कांग्रेस के 2 सांसदों ने संविधान की कॉपी साथ रखकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी संविधान की कॉपी के साथ संसद पहुंचे थे। भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लोकसभा में अभी भी चर्चा चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।